नमस्ते छात्रों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक सुलभ भारती के पाठ 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का अंश है। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन मेघालय के शिलांग में हुआ था। यहाँ वे लेक्चर देने गए थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कई मिसाइल्स बनाई और वैज्ञानिक क्षेत्र में अपना अनमोल योगदान दिया। इसलिए इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। कलाम जी को अपने ही देश में मिसाइलों का विकास करने के कारण मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। डॉक्टर कलाम जी ने पृथ्वी नामक मिसाइल का निर्माण भारत में ही किया था। इसके सफल प्रक्षेपण के बाद वे रुके नहीं और अग्नि परियोजना पर काम करने लगे। अग्नि मिसाइल स्वदेशी तकनीक से भारत में विकसित की गई है। जमीन से जमीन पर मार करने वाली सक्षम मिसाइल है। यह मिसाइल 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। अग्नि मिसाइल को तैयार करने में 500 से भी अधिक वैज्ञानिकों की टीम काम कर रही थी। इसके प्रक्षेपण में कभी तकनीकी खराबियां आईं तो कभी मौसम ने साथ नहीं दिया। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी आने वाली कठिनाइयों से न खुद हारे और न ही अपनी टीम को हारने दिया। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार अनेक गड़बड़ियों और समस्याओं की अग्नि परीक्षा से गुजरकर आखिर में वे अग्नि के प्रक्षेपण में सफल हुए। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। बालासोर उड़ीसा के पास एक छोटा सा भाग है। अंतरिम अर्थात मध्यवर्ती, परीक्षण मतलब जांच अर्थात टेस्ट। यहाँ पर मध्यवर्ती जांच करने का कार्य पूरा होने में अभी भी कम से कम 1 साल की देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। पृथ्वी का प्रक्षेपण अर्थात पृथ्वी का लॉन्च होने के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र को चुना गया था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में द्वीप है। अंतरिक्ष केंद्र का मतलब होता है स्पेस सेंटर। वहाँ पर विशेष प्रकार की सुविधाएं स्थापित की गई थी। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। लॉन्च पैड जिससे रॉकेट उड़ते हैं, ब्लॉक हाउस जहां बहुत सारी मशीनें रखी होती हैं जहां डेटा जमा किया जाता है, नियंत्रण उपकरण मशीनों को कंट्रोल करने वाले यंत्रों को नियंत्रण उपकरण कहा जाता है। ये वहां लगे होते हैं जहां सारे वैज्ञानिक बड़ी सी स्क्रीन पर लैपटॉप या कंप्यूटर द्वारा सब कंट्रोल करते हैं। इसे नियंत्रण कक्ष कहते हैं। वहाँ पर नियंत्रण उपकरण लगे होते हैं। तथा चलित दूरमिति केंद्र, चलित का मतलब होता है ऑटोमेटेड। दूरमिति केंद्र अर्थात टेलीमेंट्री सेंटर, जहाँ से जो भी काम चल रहा है उसकी रिकॉर्डिंग को ट्रांसमिट करना। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया।
पृथ्वी उपग्रह अर्थात पृथ्वी सैटेलाइट को 25 फरवरी 1988 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में युगांतरकारी घटना थी। संपूर्ण भारतवर्ष में रॉकेट विज्ञान के इतिहास में यह एक युग प्रवर्तक अर्थात नए युग को आरंभ करने वाली घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। निर्देशित अर्थात डायरेक्टेड, मिसाइलों के क्षेत्र अर्थात मिसाइल के फील्ड में एक आत्मनिर्भर अर्थात एक स्वावलंबी देश के रूप में यहाँ पर जो उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी उपग्रह की, उसने संसार के जितने भी विकसित अर्थात जितने भी डेवलप्ड कंट्रियाँ थीं उन्हें विचलित अर्थात परेशान कर दिया था। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार्य मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। कई सारे देश पृथ्वी एक मिसाइल के तैयार हो जाने पर परेशान हो गए थे, विचलित हो गए थे कि भारत जैसा देश जो है अब मिसाइल बनाने लगा है अर्थात हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा। सामर्थ्यशील नागरिक की क्षमता इस देश में आ चुकी थी। अंतरिक्ष उद्योग अर्थात अंतरिक्ष से जुड़े हुए कार्य भी अब भारतवर्ष में होने लगे हैं और प्रयोग में लाने योग्य मिसाइल पर आधारित प्रणालियों से यहाँ भारत में कार्य किए जाने लगे हैं, जिसके कारण भारत का नाम कुछ गिने चुने राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया गया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? पृथ्वी का प्रक्षेपण सफल रूप से हो चुका था। उसकी सफलता के बाद में सोचा यह गया कि क्या एकमात्र पृथ्वी मिसाइल तैयार हो जाना काफ़ी है या फिर उसी की तरह 4-5 और मिसाइल प्रणाली जो स्वदेशी विकास के दौरान तैयार की जाएंगी तो उससे क्या हम ताकतवर बन जाएंगे? क्या हमारा देश ताकतवर बन जाएगा? इस तरह की बात होने लगी। तो उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था, लेकिन यह इतना काफ़ी नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखकर अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन, टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन परियोजना का मतलब होता है प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अर्थात अब पृथ्वी के बाद में अग्नि को विकसित करना है और उसके लिए देश के भीतर जो उपलब्ध समस्त संसाधन हैं अर्थात जो मौजूद रिसोर्सेज हैं उन्हीं को ही दांव पर लगा करके कुछ तैयार करना है। अर्थात दांव पर लगाना मुहावरा है, कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया। अग्नि टीम को तैयार करने के लिए 500 से भी अधिक वैज्ञानिक इसमें शामिल थे। अर्थात अग्नि मिसाइल को बनाने के लिए 500 से भी अधिक वैज्ञानिक इस कार्य में जुट गए थे। विशाल प्रक्षेपण अर्थात बड़े लॉन्चेज में अनेक संगठन यानी कई टीमों का नेटवर्क तैयार किया गया। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल
1989 को निर्धारित किया गया। आखिरकार में अग्नि मिसाइल तैयार हो गई और उसका प्रक्षेपण करने के लिए 20 अप्रैल 1989 अर्थात 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित निश्चित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अभूतपूर्व अर्थात अनोखा, जो इससे पहले नहीं हुआ था, इस प्रकार का अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण दो प्रकार के होते हैं, एक स्पेसशिप लॉन्च करना और दूसरा मिसाइल लॉन्च करना। तो अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान अर्थात स्पेसशिप को लॉन्च करना होता है और मिसाइल प्रक्षेपण अर्थात मिसाइल को लॉन्च करना होता है। तो जिसमें स्पेसशिप में लॉन्च करते समय खतरा कम होता है, परंतु मिसाइल को लॉन्च करने में खतरा अधिक बढ़ जाता है। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। अग्नि का प्रक्षेपण करने के लिए जो उससे पहले तैयारियां की जानी चाहिए थी, वो सारी तैयारियां, सारी एक्टिविटीज़ के जो कार्यक्रम थे वे पूर्ण हो चुके थे। जिस समय हम T14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। जैसे ही अग्नि का प्रक्षेपण का कार्य आरंभ करने के लिए तैयारी हो चुकी, तो उसी समय जब वे टीम, पूरी की पूरी टीम जो थी वह T14 सेकंड पर आई, तब कंप्यूटर के द्वारा एक मैसेज आने लगा कि सभी उपकरणों में से कोई एक उपकरण ऐसा है जो कि ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसा संकेत मिलने के तुरंत बाद उसे सुधार भी लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। निचली रेंज केंद्र अर्थात लोअर रेंज सेंटर, वहाँ से होल्ड का संकेत आने लगा। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ने लग गई और हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। अर्थात अगले ही कुछ पलों में ही होल्ड की आवश्यकता होने लगी और अब्दुल कलाम जी की सारी टीम को अग्नि का प्रक्षेपण रद्द कर देना पड़ा, अर्थात कैंसिल कर देना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया, जो सदमे और शोक की हालत में थे। जब अग्नि का प्रक्षेपण पहली बार में नहीं हो पाया, बहुत सारी बाधाएं आने लगी, होल्ड के संकेत मिलने लगे, तब जो टीम के वैज्ञानिक थे वे सभी बहुत ही निराश हो गए, सदमे में आ गए, शॉक्ड हो गए और शोक की हालत में आ गए, अर्थात वे बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। ऐसे में अब्दुल कलाम जी अपनी टीम के सदस्यों के पास मिलने के लिए गए। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। उन्होंने अपने SLV अर्थात सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 का अपना एक एक्सपीरियंस, अनुभव जो था उनके साथ में बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। कलाम जी ने कहा कि मेरा प्रक्षेपण यान अर्थात उनका जो लॉन्च व्हीकल था, उसका जब उन्होंने प्रक्षेपण किया था तो वह फेल हो गया था, वह गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी
सफलता के साथ हुई, अर्थात जब उनका SLV-3 का प्रक्षेपण उन्होंने किया था तो वह फेल हो गया था और उनका जो लॉन्च व्हीकल था वह तो समुद्र में ही गिर गया था और खो गया था। तो उन्होंने जीरो से अपने इस प्रक्षेपण के कार्य को फिर से शुरू किया और उन्हें इसमें पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपनी टीम को संबोधित करते हुए समझाया, आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। उन्होंने कहा कि अभी तक आपका कुछ भी नुकसान हुआ नहीं है कि उसे आप 1-2 हफ्तों में सुधार नहीं सकते। उनके इस विवरण को सुन करके उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। जब अब्दुल कलाम जी ने अपनी टीम को संबोधित करते हुए अपना अनुभव उनके साथ में बांटा तो उनके इस अनुभव को सुन करके, उनके इस विवरण को सुन करके सारे के सारे जितने भी वैज्ञानिक थे वे अपनी अचेतना की हालत से बाहर आ गए। उनके इस विवरण ने उन्हें झकझोर दिया और वे सभी के सभी टीम की उप प्रणाली पर अर्थात उसकी उप पद्धति की पूरी जांच करने के लिए शुरू से फिर से जुट गए थे और उसे ठीक करने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। इस प्रकार से अब्दुल कलाम ने उनका मनोबल बढ़ाया। यहाँ तक हमने पाठ पृथ्वी से अग्नि तक का भाग 1 पढ़ा। इसके आगे पढ़ेंगे भाग 2 में। धन्यवाद।